आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मुझे अच्छा ये लग रहा है, देखिए नीरज जी ने बताया है कि मैं खरी खरी बात करता हूँ। ये अच्छा ये लग रहा है कि 12वीं के बाद मतलब बोर्ड करने के बाद इतने सारे छात्र बिहार के किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं। मुझे पता है क्योंकि मेरी ठोस मान्यता रही है कि 12वीं के बाद बिहार में पढ़ने और पढ़ाने के लिए बच नहीं जाता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया जा चुका है, किया गया है। मैं कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं कि चौपट हो गया है, किया जा चुका है। तो 12वीं के बाद आप यहाँ हैं, अपने प्रदेश में हैं, यह खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ ही चिंता की बात भी है, क्योंकि आप सारे किसी न किसी प्रोफेशनल कोर्स को कर रहे हैं। चिंता की बात यह है कि हम रोजगार कहाँ देंगे। नीरज जी ने भी कहा कि देश के किसी हिस्से में चले जाइए, सीमेंट के छात्र मिलेंगे, देश की किसी कंपनी में चले जाइए, छात्र मिलेंगे। लेकिन बिहार में अनुपात क्या है? समीर महासेठ जी बैठे हैं, बड़े बड़े भाई हैं, बिहार के उद्योग मंत्री हैं, उन्हें यह सोचना होगा कि जो बिहार में रहकर पढ़ रहे हैं उन्हें बिहार में नौकरी हम कहां देंगे और कैसे देंगे, यह बड़ी बात है। इस पर विचार करना होगा, क्योंकि बिहार में रहकर पढ़ने वाले, मेरे साथ यहाँ मेरे सहयोगी आलोक बैठे हैं, आप लाइव सिटीज पर बराबर सुनते होंगे। मेरा नाम आलोक है, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। अब ये चेन्नई गए थे अपने भाई का दाखिला कराने और आए तो मैं पटना के एक रेस्तरां में, ये बड़े खुशी मन से मेरे पास है। सब कुछ हो गया, अच्छा से हो गया, वहां कोई व्यवस्था में परेशानी नहीं है। लेकिन मैंने कहा आलोक, यह खुशी का पल नहीं है। आलोक भी चकराए कि खुशी का पल क्यों नहीं है। अन्ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है। मैंने कहा कि देखिए, पिछले 30 साल में 32 साल में हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे बेटे और बेटियों को यही मिला है कि ग्रेजुएशन करने के लिए या फिर मास्टर्स करने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है, और जो बाहर जा रहे हैं वो लौट कर नहीं आ रहे हैं। तो जिन्हें बिहार को आगे ले जाना है, जिन्हें बिहार में जाति तोड़नी है, जिन्हें बिहार में विकास का पैमाना तय करना है, वो लौट नहीं रहा है। तो क्यों नहीं लौट रहा है? क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई की उसका फल यहाँ प्राप्त नहीं होना है। मैं देखिए बहुत खुले मन से कहता हूं कि बड़े स्तर पर बिहार में 2 ही नौकरी रहती है, मास्टर साहब की नौकरी और दूसरी सिपाही की नौकरी, ठीक है ना? इसके अलावा क्या? यह सवाल है, यह सवाल है। और जब हम देखते हैं रोजगार, नीरज जी ने कहा कि देखिए सबसे बड़ा सवाल है, यदि रोजगार नहीं मिलेगा तो मन में भटकाव पैदा होगा। एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, देखिए मैं कहता हूं एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जरूरी है, और जरूरी इसलिए है कि हम बिहारी सबसे मेहनत है, लेकिन हम कुछ ऐसी बातों में फंस जाते हैं। नीरज जी ने स्किल डेवलपमेंट की बात, और देखिए जब आपसे हम इंटरेक्ट करते हैं, मैं अपनी जिंदगी को भी देखता हूँ। मैं तो कॉमर्स का विद्यार्थी था, कहा मैं पत्रकार बन गया, और पत्रकारिता में भी मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की, मतलब रोज खून से ही नाता रिश्ता रहा। तो स्किल डेवलपमेंट की बात और एंटरप्रेन्योरशिप की बात, और इसके साथ ही जो आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग, देखिए यदि आप आगे जाना चाहते हैं, जो अभी मैंने एक देखा कि कॉलेज कितने दिन जाते हैं, पहला दिन दाखिला लेने, दूसरा दिन एडमिट कार्ड लेने। देखिए आप एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ भी जिंदगी में सफल तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक आपके भीतर सवाल पूछने का जज्बा न हो। आप क्लास में सवाल तब पूछेंगे जब आप तैयार होकर आएंगे, जब आप पढ़ कर आएंगे। आप नेताओं से, मंत्रियों से, विधायकों से, मुखिया से सवाल तब पूछेंगे जब आपको आपके अधिकार की जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन आजकल हम यह देखते हैं कि हमारा जो ध्यान है, देखिए ये मेरा धंधा है, नहीं बोलना चाहिए, कि हमारा जो ध्यान है वह किताबों से और किताब से जुड़ी जानकारियों से या दुनिया की जानकारियों से ज्यादा मोबाइल में हम घुले मिले हैं।
यह बात ठीक नहीं है। इस बात को हम देखिए कहते हैं। दूसरी बात समझिए, बिहार में क्या समस्या होती है। बिहार में एक समस्या है जाति, जाति समस्या है, और यह जाति जो है हमें कई काम करने से रोक देती है। क्यों हम करें? हम जब तक बिहार में रहते हैं, कोई चमार होता है, कोई भूमियार होता है, कोई ब्राह्मण होता है, कोई राजपूत होता है, कोई बनिया होता है, लेकिन जैसे ही वो बिहार से बाहर जाता है वह बिहारी हो जाता है, और जैसे ही वो बिहारी होता है उसके भीतर एक इंटरप्रेन्योरशिप और उसके भीतर एक काम करने का धुन और उसकी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाती है कि ये बिहारी है तो इस काम को करेगा। लेकिन हम बिहार में नहीं कर पाते। आपने कभी सुना है मैला टंकी साफ करने का, जिसे यदि हम ठेठ भाषा में कहें तो पाखाना टंकी साफ करने का काम कोई ब्राह्मण करता हो? नहीं सुना होगा आपने, और आपने सुना नहीं होगा। और यदि आप कहें, आपके परिवार वाले कहेंगे ब्राह्मण का लड़का पाखाना टंकी साफ करेगा। लेकिन मैं पटना में एक झा जी को जानता हूं, पटेल नगर में है, वो कितने करोड़ रुपए कमा चुके हैं पाखाना टंकी में साफ करते करते, किसी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा, मैंने एक फेसबुक पोस्ट देखा था नीरज जी का कि आप सभी को या जो भी चुनिंदे लोग हैं उन्हें जयपुर ले जाया जा रहा है और वहां दिखाया जा रहा है कि औद्योगिकीकरण क्या है, वहां दिखाया जा रहा है कि दूसरे प्रदेश किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। देखिए, जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप सोचेंगे नहीं। देखिए, जो मैंने झा जी के संदर्भ में कहा, झा जी के संदर्भ में मैंने इसलिए कहा कि पटना में अपार्टमेंट बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तभी ये झा जी जिंदगी से निराश है, गए बंगलोर। उन्होंने देखा कि हर 2 महीने पर वहां सेप्टिक टैंक साफ होता है। तो सेप्टिक टैंक साफ करने कौन आता है? तो एक ट्रैक्टर आता है, उसके पीछे एक लॉरी लगी रहती है और एक मोटर लगा रहता है। उसने आइडिया देखा और बिहार में आए, और उसके बाद उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। सारा काम मोटर को करना है, और आपको पता है कि हर घर में 6 महीने पर साफ करना होता है। तो कोई भी काम, आप चले जाइए कश्मीर, डल लेक के किनारे, देखिए कितने बिहारी हैं। आपको पता होना चाहिए, लंदन में एक समोसा बेचने वाली महिला है, मुजफ्फरपुर की महिला है, जो यूनाइटेड किंगडम की सबसे अमीर महिलाओं में एक है। तो आप यदि ये सोच रहे हैं कि हमको पढ़ा हुआ ही कुछ करना, आपके भीतर रीजनिंग होना चाहिए, सवाल पूछने का साहस होना चाहिए। देखिए, अभी हाल फिलहाल का एक वास्ता है। अभी मेरे जानने वाले पत्रकार मित्र ही आए, कैरियर कारोबार पर कुछ काम कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा कि अच्छा ज्ञानेश्वर जी, ये बताइए कि बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं फिर भी कोचिंग क्यों जाते हैं या एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों लेते हैं? मैंने कहा सवाल बाजी है। देखिए, स्कूल्स में क्या है, कॉलेजेस में क्या है, आपको बेसिक्स तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो रीजनिंग है वह आपके मन के भीतर से पैदा होना चाहिए। देखिए, इसे एक उदाहरण से आपको हम समझाते हैं, क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टर हूं। अभी एक केस आया और दोनों पक्ष के लोग मुझसे मिलने आए। वे चाहते थे खबर में चला, और केस एक प्राधिकारी के खिलाफ था। केस क्या था? सेक्सुअल असॉल्ट का था। समझिएगा इस बात को, आगे जो लड़कियां बैठी है उस बात को और चीजें समझिए, गप मत लगाइए, ठीक है? तो सेक्सुअल असॉल्ट का केस आया, लड़की ने केस किया था। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं सेक्सुअल असॉल्ट बहुत होता है, लेकिन देखिए रीजनिंग कहां से, सवाल कहां से पैदा होता है। दोनों पक्ष मुझसे मिलने आए, खबर चलाना चाहते थे। मैंने दोनों पक्षों को सुना। केस क्या था? लड़की ने आरोप किया प्राधिकारी पर कि मैं इनके यहां गया, इनके ड्राइंग रूम में बैठा और मुझे पीने के लिए शरबत दिया गया। इस शरबत में कुछ नशीला पदार्थ था और शरबत पीने के बाद मैं बेहोश हो गई और मेरे साथ फिर गंदा काम करने की कोशिश हुई। तो इसके बाद 4 दिनों के बाद प्राथमिकी दर्ज हुई। एग्जिबिट, जिसको हम लोग सबूत कहते हैं, तो सबूत क्या दिया गया? वो शरबत का एक हिस्सा, शरबत का हिस्सा जो उसे पीने के लिए दिया गया था लड़की। तो इसके आधार पर वो जेल भेज दिए गए। अब उस शरबत के हिस्से को जो सबूत था उसे लेबोरेटरी में भेजा गया, सरकारी लेबोरेटरी।
सरकार की लेबोरेटरी ने कहा कि इस शरबत में कुछ स्प्यूरियस नहीं है, कोई जहरीला नहीं। तो हो गया कि जहरीला नहीं था, लेकिन उस महिला ने फिर से चैलेंज किया कि नहीं, ये जो जांच रिपोर्ट आई है वो गलत है। तो फिर एक इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी में भेजा गया। इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी ने कहा कि नहीं, इसमें स्प्यूरियस कुछ है। अब वो जो पदाधिकारी जेल गए थे, उनकी जमानत तो खारिज हो गई, वो तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए। तो केस लड़ने वाला पक्ष और केस लड़ाने वाला दोनों पक्ष मेरे पास कुछ दिनों के अंतराल पे आए। मैंने एफआईआर पढ़ी, मैंने केस की रिपोर्ट पढ़ी। अब हाई कोर्ट में मसला था बेल, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हुआ था। मैंने कहा कि देखिए, इस केस में इस व्यक्ति को जमानत मिलेगी हाई कोर्ट से। अब समझिएगा रीजनिंग कहां है। जब लड़की का बयान ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, यहां तो शरबत भी था और यहां एक इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी की जांच रिपोर्ट भी थी जो कह रहा था कि स्प्यूरियस है। लेकिन एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव है, तजुर्बा है, जो मैंने कहा कि बेल मिलेगा। और वकील को इसी पॉइंट पर, देखिए, लॉ पॉइंट पर बहस नहीं होनी थी। हमने कहा ये बताइए, इस बात को समझिए कि आप अपने वकील को कहिए कि वो बहस करें। यदि लॉ पॉइंट पर बहस करेंगे तो जमानत नहीं मिलेगी। एक्सपीरियंस की बात है। कहां बहस कीजिए? आप पूछिए जज साहब, मैं आपके घर गया, मुझे आपके सर्वेंट ने या आपकी मैडम ने शरबत लाकर दिया पीने के लिए, तो क्या मैं अपने साथ एक शीशी साथ लेकर गया था? इस शरबत पीने के पहले उस शरबत के हिस्से को शीशी में डाल दें और अपनी जेब में रख लें। चाय पीने आप भी कभी जाती हैं, दुकान में जाती हैं, किसी के घर में जाती हैं, तो क्या चाय का एक छोटा सा हिस्सा किसी शीशी में डालकर रख लेती है? नहीं रखती है ना। हाँ, तो ये जो केस करने वाली महिला है, ये क्या वजह थी कि ये एक शीशी साथ लेती गई थी और शरबत को साथ रखा इन्होंने, और 4 दिनों के बाद इन्होंने एफआईआर किया। तो 4 दिनों के बाद एफआईआर, शरबत अपनी जेब में, जो कहीं से तार्किक नहीं है। जज साहब ने कहा सही बात है, मामला तो कुछ गड़बड़ है और जमानत दे दी। तो देखिए, रीजनिंग बहुत जरूरी है। और जब तक आप अपने से सवाल नहीं पूछेंगे, आप सवाल, जितना समय आप बैरिस्टा में गुजारते हैं, जितना समय आपको अभी तक डे में गुजारते हैं, यदि उतना समय, और पता नहीं इस इमेज में ग्रुप डिस्कशंस कितने होते हैं, उनमें प्रतिभागिता कितनी है, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे नीरज जी से अलग से, तो उतना ही आप अपने भीतर निखार लाएंगे। और देखिए, जहां तक यूट्यूब की बात है, डिजिटल मीडिया की बात है, एक नई दुनिया है और जब इंटरेक्ट करेंगे हम तो बताएंगे कि कहां बिहार के ऐसे ऐसे लड़के हैं और क्या आप कर सकते हैं। संभावनाएं असीमित है और नई नई दुनिया है। आप छोड़ दीजिए केवल बैंकिंग की नौकरी करनी है। अभी मुझे बरबीघा से मकर संक्रांति के पहले मटका दही वाला आया, मटका में दही लेकर के उसने एक दुकान बना लिया है। और जब मैंने उसकी खबर चला दी तो उसके मालूम था कि उसको, मतलब वो सप्लाई करने की स्थिति में नहीं था। अभी जहानाबाद से 2 लड़के आए, पहले एक टीसीएस में काम करते थे, एक विप्रो में काम करते थे, दोनों ने नौकरी छोड़ी और वो आकर के काला गेहूं पैदा कर रहे हैं और काला आटा, काला चावल, क्योंकि उन्होंने उस पल्स को पकड़ लिया कि दुनिया के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि काला आटा और काला गेहूं खाने से, काला चावल खाने से डायबिटीज कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। तो डेवलपमेंट क्या हो रहा है, देखिए, किसी लीक पर। और देखिए, यदि आप पढ़ रहे हैं तो 2 बात तो है, नौकरी चाहिए और अमीर बनना है, सबकी हसरत होगी। 2 मिनट और बोल देना। हाँ, तो अमीर बननी होगी, सबकी हसरत होगी। तो अमीर बनने के लिए जरूरी क्या है? एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। मेरे एक लाइफ कोच है, विराट कोहली के भी लाइफ कोच है और भी कई बड़े लोग हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला तत्व जो है, इन्हें रसायन कह रहे थे नीरज से, आप अमीरों को गाली देना छोड़ दीजिए।
क्योंकि आप वही बनना चाहते हैं और उन्हीं को गाली भी दे रहे हैं। तो आप अमीर बनेंगे कैसे? और अमीर बनने के लिए देखिए, मैं छोटी सी कहानी बताता हूं जो मेरे लाइफ कोच ने बताया था पिछले साल, कि पंजाब के एक फैमिली की कल्पना कीजिए। पंजाब की एक फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, और उस फैमिली में एक लड़का है, उम्र है 18 साल। घर में किसी चीज की परेशानी नहीं है, उद्योग धंधा ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अमीर नहीं। तो वो अपने पिताजी के साथ मुंबई जाता है, बांद्रा, और बांद्रा में अपने चाचा के घर पहुंचता है। तो जैसे ही चाचा के घर में पहुंचता है, वह बिल्कुल अवाक हो जाता है। इतनी बड़ी हवेली, इतना शानदार ड्राइंग रूम, 3 तल्ले का मकान, ग्राउंड फ्लोर पर खुद रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर सर्वेंट्स रहते हैं, सेकेंड फ्लोर पर जिम है, हेल्थ क्लब है। ये मुझे कब प्राप्त होगा? ये 25 करोड़ का बंगला। और आज तो हम भी संघर्ष कर रहे हैं, मेरा परिवार संघर्ष कर रहा है कि हम कैसे बड़े होंगे। तो क्या कटलेरी है, किस तरीके से खाना परोसा जा रहा है। जब वो वापस हो रहा होता है पंजाब, तो वो अपने पिता से पूछता है, पापा ये बताओ, हम अपने चाचा की तरह कैसे बनेंगे, कब बनेंगे? तो पापा कहते हैं, बेटा पहले शादी कर ले। बेटे ने शादी भी कर ली, फिर भी नहीं बना। अब वो फिर पापा से पूछता है, तो पापा कहते हैं, बेटे पहले बच्चा पैदा कर ले। बच्चे भी पैदा हो गए, फिर भी गाड़ी वैसे ही चल रही थी, और अब जिंदगी निराशा की ओर बढ़ रही थी। हाँ, खाने पाने का पीने का कोई झंझट नहीं। अब इस बार ये जो भतीजा है अकेले जाता है बम्बई, और बांद्रा में अपने चाचा के घर पहुंचता है, जिस घर में वो पहले गया था। वो घंटी बजाता है, घंटी जब दरवाजा खुलता है तो कोई दूसरा व्यक्ति यह आवाज हो जाता है। वह कहता है, यहां तो एक सरदार जी रहा करते थे। तो उसने कहा, जो नया मालिक है घर का, सरदार जी तो घर कब का बेच कर चले गए। तो इसे लगता है, क्या मेरा चाचा दिवालिया हो गया, क्या हो गया, या इससे भी बड़ा घर में चला गया? तो उसने पूछा कि अच्छा सरदार जी गए कहां? तो कहता है, 2 रास्ते बाद, 2 गली बाद एक छोटा सा मकान है, वही सरदार जी का नया है। अब ये भतीजा वहां पहुंचता है, घंटी बजाता है, चाचा खुद दरवाजा खोलते हैं, जहां पहले सर्वेंट्स दरवाजा खोलते हैं। चाचा की वेशभूषा, लिबास बदली हुई। यह बैठ जाता है, यह पूछता है, चाचा क्या हो गया, ये सब कहां चला आपकी संपत्ति? चाचा परेशान, क्या बताए इसे। फिर कहते हैं, चाचा बेटे हमने अमीरी छोड़, अब ध्यान दीजिएगा, बेटे हमने अमीरी छोड़। अब यह भतीजा सोचता है, चाचा कह रहे अमीरी छोड़। तो चाचा कहते हैं कि बेटा ऐसा है, मुझे जिंदगी में जो हासिल करना था मैंने हासिल कर दिया, और हमारे बच्चे सेटल हो गए। अब हमें उतना लिफाफा नहीं चाहिए, अब हम समाज के लिए कर रहे हैं। अभी अनिल अग्रवाल की आप तस्वीर देख रहे होंगे, वे भी बड़ा दान देते हैं, बिहार के जो सबसे बड़े धनी है। तो अब हमें वो लिफाफा नहीं चाहिए, अब हम सादगी में यहाँ चैरिटी कर रहे हैं, यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ शादियां करा रहे हैं, तो हमने अमीरी छोड़। अब देखिए भतीजा क्या कहता है, इस शब्द को सुनिए। भतीजा कहता है, चाचा आज से हमने भी छोड़ दी। अब चाचा आवाज, इसने क्या छोड़ दी, इसके पास तो पैसे ही नहीं थे, अभी तो इसको अमीर बनना था, और ये कह रहा है हमने भी छोड़ दी। चाचा बोलते क्या छोड़ दी? तो वो कहता है हमने भी छोड़ दी। फिर चाचा कहते हैं, तो वह ठहाका लगाता हुआ कहता है, चाचा हमने आज से गरीबी छोड़ दी, गरीबी छोड़। गरीबी छोड़ने की बात जैसे ही उसने कही, उसका नजरिया बदल गया, क्योंकि वह भी तो एक बिजनेस कर रहा था, कुछ बना रहा था। तो वह गरीबी छोड़कर फिर पंजाब और वह सोचता है कि अब हमें अमीरों की तरह रहना है, काम करना है। अब वो क्या करता है, वो देखता है कि जो सामान हम बना रहे हैं मूल तो वही है, बेस वही है,
और जो दूसरे बना रहे हैं उनका अधिक जो दिखता है, मेरा कम जो दिखता है, तो वो अपनी पैकेजिंग सुधारने के बारे में सोचता है, वहां जो उनके इंटरनल पार्ट्स है उनको सुधारने का सोचता है। अब इसके साथ वो क्या करता है कि बड़े बड़े मॉल जाता है, विंडो शॉपिंग करता है। विंडो शॉपिंग मतलब आप समझते ही हैं, जाना और खरीदना कुछ भी नहीं, लेकिन जाकर देखता है कि अच्छा ये बॉस का टी शर्ट ये 20,000 रुपए का आता है, ये क्या केवल नीरज अग्रवाल जी ही पहन सकते हैं, समीर महासेठी ही पहन सकते हैं, ज्ञानेश्वर ही पहन सकते हैं, हम क्यों नहीं पहन सकते? इन्होंने क्या किया जो ये पहन सकते हैं, और हम क्या कर रहे हैं जो हम नहीं पहन सकते? नजरिया बदल चुका है, ठीक है। तो अब वो सोचता है कि किस तरीके से हम बड़े बने। उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं 5 स्टार होटल में रोज जाए। अब वो 5 स्टार होटल में महीने में 1 दिन जाता है, और वह इतना जुगाड़ लगाता है कि बड़े लोगों के करीब बैठे। वह क्या जानने के लिए वहां जाता है? वो देखता है कि बड़े लोग किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, क्या उनकी बातें होती हैं। याद कीजिएगा, जब आप कहीं चाय के ठिए पर गप लड़ाते हैं तो क्या लड़ाते हैं इसके बारे में सोचिएगा, और बड़े लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में सोचिएगा। यदि यही चर्चा करते रह जाइएगा, फला का फला से संबंध चल रहा है, फला का फला से संबंध चल रहा है, तो जिंदगी में बात नहीं बनने वाली है। तो इसलिए यह सोचिए करना क्या है जिंदगी में। उसने देखा कि ये किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से विचारते हैं। और एक बात लाइफ को कही, ये घड़ी आपने देखी है, ये 200 रुपए की घड़ी भी आती है और 2 लाख रुपए की घड़ी भी आती है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों दुनिया का टाइम बताती है, लेकिन 200 रुपए की घड़ी सिर्फ दुनिया का टाइम बताती है, और 2 लाख रुपए की घड़ी आदमी का भी टाइम बताता है। तो इसलिए आप कैसे अपने को बदलेंगे यह सोचिए, और तभी जिंदगी में सफलता मिलेगी। सोचना है, अपने से समझना है कि हम किस चीज में एक्सपर्ट हो सकते हैं, कैसे हम सफल हो सकते हैं, तभी बाकी बातें कभी इंटरेक्ट करेंगे तो करते रहेंगे। बाकी लोग भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना।